इन्फ्लेशन, ये वो शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, खासकर आज के समय में। यह एक ऐसी स्थिति है जो हर किसी को प्रभावित करती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है हमारे लिए? सीधे शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन तब होता है जब चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। यह एक आर्थिक घटना है, जिसका मतलब है कि हमारे मेहनत की कमाई से पहले से कम सामान खरीद पाते हैं। थोड़ी बहुत महंगाई होना सामान्य है और यह किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा है। यहां तक कि ग्रोइंग इकोनॉमी में तो ये एक्सपेक्टेड भी है। यह दर्शाता है कि लोग अधिक खर्च कर रहे हैं और मांग बढ़ रही है। लेकिन जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। यह हमारी परचेसिंग पावर को कम कर देता है। आज भारत इसी स्थिति का सामना कर रहा है। महंगाई की दरें बढ़ रही हैं और लोग परेशान हैं। आइए समझते हैं किन कारणों से यह समस्या पैदा हो रही है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस, बढ़ती डिमांड और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। कल्पना कीजिए कि आप अपने मासिक राशन के लिए बाजार जाते हैं और आपको पता चलता है कि हर चीज पहले से ज्यादा महंगी हो गई है। यह स्थिति न केवल आपके बजट को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी जीवन शैली को भी बदल देती है। इन्फ्लेशन की यही कड़वी सच्चाई है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमें मिलकर करना होगा। याद है ग्लोबल पैंडेमिक? इसने पूरी दुनिया को रोक दिया था। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया था। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, परिवहन धीमा हो गया और मांग आपूर्ति से ज्यादा हो गई। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, जिससे कमी हुई और कीमतें बढ़ गईं। हालांकि कुछ हद तक नॉर्मलसी वापस आ गई है, लेकिन ये डिसरप्शंस अभी भी कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है सेमीकंडक्टर की कमी। ये छोटी सी चिप्स कारों से लेकर फोन तक हर चीज के लिए जरूरी होती हैं, और इनकी कमी ने हर इंडस्ट्री में कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल पंप पर हम जो कीमत चुकाते हैं, वह चिंता का एक बड़ा कारण है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, और यह निर्भरता हमें कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर करती है, जिससे वह ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस के प्रति संवेदनशील है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ता है। हाल ही के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि की है, और यह वृद्धि केवल एक अस्थायी समस्या नहीं है। इसका सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ा है। ट्रकों और ट्रेनों के माध्यम से माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। चूंकि परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए परिवहन लागत में वृद्धि का असर व्यापक होता है। इसलिए ईंधन की कीमतों में यह वृद्धि हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली लगभग हर चीज को प्रभावित करती है, चाहे वह रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हों या लग्जरी आइटम, जिससे महंगाई और बढ़ रही है। यह महंगाई हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, और इससे निपटना आसान नहीं है। इस बारे में सोचें कि हमारे पास पहुंचने से पहले कितने उत्पाद ट्रकों या जहाजों द्वारा लाए जाते हैं। हर वस्तु की कीमत में ईंधन की लागत शामिल होती है। सब्जियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज की कीमत पर इसका असर पड़ता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर लगभग हर चीज की कीमत पर पड़ता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमें गंभीरता से लेना होगा, और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम प्रकृति की मार से अछूते नहीं हैं। सूखे से लेकर बाढ़ तक अप्रत्याशित मौसम का असर फसलों पर पड़ता है। कृषि उत्पादन में यह अनिश्चितता सीधे तौर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों को प्रभावित करती है, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा किसानों के लिए बढ़ती लागत, जैसे कि उर्वरक और बीज, समस्या को और बढ़ा देती है। जब फसलें खराब होती हैं, तो सब्जियों, फलों
और अनाज जैसी जरूरी खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिससे लाखों घरों का बजट बिगड़ जाता है। भाग 5, आरबीआई का संतुलन, ब्याज दरें और इन्फ्लेशन। भारतीय रिजर्व बैंक, हमारा केंद्रीय बैंक, इन्फ्लेशन को मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और कीमतें नियंत्रण में रहें। इसका एक मुख्य टूल है रिपो रेट, वह दर जिस पर यह वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देता है। रिपो रेट को बढ़ाकर या घटाकर आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है। इस दर को एडजस्ट करके आरबीआई व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है। जब रिपो रेट कम होती है तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण दे सकते हैं। ब्याज दरें बढ़ाने से इन्फ्लेशन को रोकने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे आर्थिक विकास भी धीमा हो सकता है। उच्च ब्याज दरें निवेश और खर्च को हतोत्साहित करती हैं। सही संतुलन खोजना एक निरंतर चुनौती है। आरबीआई को यह सुनिश्चित करना होता है कि ब्याज दरें न तो बहुत अधिक हों और न ही बहुत कम। इसे एक झूले की तरह समझें। जैसे झूला सही संतुलन में होता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था को भी संतुलन में रखना होता है। ब्याज दरें बढ़ाने से उधार लेना और खर्च करना धीमा हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। लोग कम खर्च करते हैं और बचत बढ़ाते हैं, लेकिन अगर दरें बहुत ज्यादा होंगी तो यह आर्थिक गतिविधियों को रोक सकता है। इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है और व्यवसाय बंद हो सकते हैं। भाग 6, ग्लोबल मुश्किलें, इंपोर्ट इन्फ्लेशन। हम एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं और भारत वैश्विक आर्थिक रुझानों से अछूता नहीं है। जब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है तो यह आयात के माध्यम से भारत में भी फैल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि चीन में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की लागत बढ़ती है तो भारत में आयात होने वाले उन सामानों की कीमत भी बढ़ेगी। इस घटना को इंपोर्ट इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है और यह भारत की इन्फ्लेशन चुनौती में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यूरोप में युद्ध का दुनिया भर में ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों पर डोमिनो इफेक्ट पड़ा है, जिससे भारत में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है। भाग 7, उपभोक्ता पर बोझ, घटता रुपया। उपभोक्ताओं के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में इन्फ्लेशन की मार सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। कीमतें बढ़ने पर हमारी बचत का मूल्य कम हो जाता है और हमें उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपने बजट को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। इससे जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए। संघर्ष वास्तविक है। परिवारों को जरूरी चीजों के बीच कठिन चुनाव करने पड़ते हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उनके जीवन के भाग 8, सरकारी पहल, उम्मीद की किरण। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने इन्फ्लेशन से निपटने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इनमें ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करना, जिससे आम जनता को राहत मिले, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना, जिससे स्थानीय उद्योग को फायदा हो, और समाज के कमजोर वर्गों को सब्सिडी प्रदान करना शामिल है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। लक्षित सब्सिडी से लेकर बाजार में रणनीतिक हस्तक्षेप तक सरकार नागरिकों पर इन्फ्लेशन के प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। भाग 9, तूफान से मुकाबला, एक सामूहिक प्रयास। इन्फ्लेशन से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार को विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियां लागू करने की जरूरत है। उत्पादकता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आरबीआई को ब्याज दरों के प्रबंधन के अपने नाजुक संतुलन को जारी रखना चाहिए और उपभोक्ताओं के रूप में हमें अपने खर्च के प्रति सचेत रहने और सोच समझकर चुनाव करने की जरूरत है।
यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य से निपटने में हम सभी की भूमिका है। भाग 10। निष्कर्ष। सावधानी बनाए रखने की अपील। इन्फ्लेशन एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण, सक्रिय उपायों और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने वाले कारकों को समझकर हम खुद को इन अशांत आर्थिक समयों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। समय की मांग है सतर्कता, अनुकूलन क्षमता और दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि सभी के लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अतीत में कई तूफानों का सामना किया है। विवेकपूर्ण नीतियों और सामूहिक इच्छा शक्ति से हम इस चुनौती से भी पार पा सकते हैं।